ऑफ यू। और ये है एक Q&A सेशन जो कि थायराइड पेशेंट के लिए है। जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मुझसे पूछे हैं, पार्ट 3 में उन क्वेश्चन के आंसर हैं मेरे पास आपके लिए, और साथ साथ जो कुछ पहले क्वेश्चंस भी हैं उनके भी आंसर मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। इफ़ यू आर अ थायराइड पेशेंट, दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि आपको भी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसके बारे में आप नहीं सोचते हैं, लेकिन Q&A देखने से कहीं ना कहीं आपको भी उन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और सपोर्ट मिलेगा आपके हाइपोथायराइड को रिवर्स करने के लिए। और वैसे जो ये सीरीज़ चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इन सीरीज़ को जो भी अटेंड कर रहा है उसके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, खासकर क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे जो कि बहुत ही जनरल था, मेरे को नाम उनका थोड़ा सा लिखना मैं भूल गई हूँ। तो उनका था कि क्या हम और ज़्यादा सोर्सेज आप बताइए जो कि प्रोटीन को फुलफिल करे वेजिटेरियंस के लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि जब तक प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको प्रोटीन के बेनिफिट्स जो हैं पूरे वो कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए लीन प्रोटीन को किस तरीके से बनाया, किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कैसे आप अपनी डाइट में प्रोटीन का पूरा मॉलिक्यूल डाल सकते हैं और प्रोटीन आपको पूरे बेनिफिट के साथ आपकी बॉडी में वर्क करता है, थायराइड को रिवर्स करने के लिए भी और वेट लॉस के लिए भी। और आने वाला वीडियो जो है वो भी डाइट के ऊपर ही है, जो कि कल आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो आई विल गिव यू द आंसर्स। तो उन्होंने पूछा है कि वेजिटेरियन के लिए और ज़्यादा सोर्सेज बताइए। तो देखिए, जो इडली होती है या डोसा होता है तो उनको दाल चावल को भिगो के बनाया जाता है। दिस इज़ वेरी गुड, और इसके अंदर भी आपको पूरा प्रोटीन मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर आप ढोकला बनाते हैं तो आप उसके अंदर जो है बेसन का ढोकला बनाते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा राइस जरूर डालिए या फिर राइस का फ्लावर जरूर डालिए, उससे भी आपको पूरे बेनिफिट्स मिलते हैं। और साथ साथ जो है ऐसी चीज़ें जैसे मिलेट्स के साथ जो बनाई जाती हैं, दालों और मिलेट्स के साथ, दाल या फिर ओट्स के साथ जो भी रेसिपीज़ आपको मिलती हैं वो रेसिपीज़ सारी अच्छी हैं। अगर आप फिर सिर्फ प्योर वेजिटेरियन है और अपनी डाइट में एग्स या फिर नॉनवेज को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों को प्रोटीन पूरा नहीं मिलता है। आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो को आप ध्यान दीजिएगा, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे आप अपनी डाइट को प्लेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हैं, तो आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगा, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है @7630, और ये है कोई श्री देवी, इन्होंने लिखा है चिकन और फिश शुड बी ईटन विद राइस और चपाती, कैन वी ईट ओनली? यस। देखिए, अगर हम खाली प्रोटीन की बात करें तो चिकन और फिश और एग, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आपको प्रोटीन का पूरा मॉलिक्यूल मिलता है। प्रोटीन पूरी तरीके से आपको इस में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करना चाहिए जब आप अपनी पूरी प्लेटिंग करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी एनर्जी का सोर्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेटली कम होगा, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आप उसमें आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपको राइस या फिर 1 चपाती आप इसके साथ ऐड करके आप एग ऑमलेट के साथ टोस्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप फिश लवर हैं तो आप फिश करी ले सकते हैं, इवन आप चिकन बिरयानी भी ले सकते हैं, तो उसके अंदर राइस की क्वांटिटी कम होगी, डेफिनेटली सब्जियां और चिकन के साथ आप बिरयानी बना के खा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट तो ऐड ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पतले हैं तो बिल्कुल ही करना चाहिए, और अगर आप मोटे हैं तो थोड़ा सा आप उसको कम क्वांटिटी में इंक्लूड करें। तो ये इस तरीके से आप ले सकते हैं। खाली अगर आप उसको लेते हैं तो किसी एक मील में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपने रोस्टेड चिकन ले लिया, उसके साथ आप सैलड खा लीजिए, लेकिन बाकी के जो दोनों मील जो बचते हैं उसमें आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज़रूर ऐड कीजिए। फिर है निर्मला देवी, इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा लिखा है, वाह वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और ये सब पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होती हैं जो आज हम यहाँ पर काम कर पा रहे हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो है, सारी नॉलेज जो है, जो हम ज्ञान पाते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पेरेंट्स, जो कि हमें देते हैं और हम इस नॉलेज को आगे पहुँचाते हैं। तो ये उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का ब्लेसिंग्स है। तो थैंक यू सो मच निर्मला देवी जी।
आई थिंक आई नो यू। और इसके बाद है अंजलि पटेल 34, इन्होंने लिखा है मूंग चीला फर्मेंटेड, यानी कि अगर हम मूंग दाल को फर्मेंट करके उसका चीला बनाएं तो क्या हमें फुल चीला मतलब फुल प्रोटीन मिल जाएगा? नो, प्रोटीन हाई हो जाएगा, मतलब प्रोटीन्स के नंबर ऑफ प्रोटीन्स बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप उस प्रोटीन को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप उसके अंदर थोड़ी सी सूजी या फिर आप उसके अंदर चावल का आटा ये थोड़ा सा ऐड करेंगे, तब आपको जो है फुल प्रोटीन मिलेगा और अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स मिलते हैं। फर्मेंटेड दाल होती है ना, जो फर्मेंटेड आपने मूंग दाल भिगाया बनाया उसकी आप दाल बना सकते हो और उसका आप सैलेड भी बना सकते हो, उसमें सीड्स डाल सकते हो, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा आप ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट का एक कंटेंट आप ज़रूर डालिए जिससे कि आपको जो है पूरा प्रोटीन मिले। तो ये आपका था। फिर है रियल टॉक्स, इन्होंने रियल टॉक्स 472, माई सन वॉज बॉर्न विद नॉर्मल TSH बट T3 एंड T4 इज हाई, इज दिस थायराइड। देखिए आपने ये तो लिखा है, लेकिन आपने ये लिखा ये नहीं बताया कि जब वो पैदा हुआ था उसी वक्त उसका TSH जो था वो नॉर्मल था और T3 T4 हाई थे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये पर्सनल कंसल्टेशन के बाद सामने आती है। क्या जिस वक्त आप प्रेग्नेंट थे उस वक्त आप थायराइड की जो मतलब मेडिसिन थी वो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ था? अगर किया हुआ था तो हो सकता है उसके T3 और T4 हाई हो। और कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ज़्यादा हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, एकदम ग्रो करता है बच्चा, छोटा सा बच्चा कितनी जल्दी ग्रो करता है, तो उसके लिए हार्मोन्स की ज़रूरत भी होती है। तो इस कंडीशन में अगर उसके T3 और T4 हाई है और TSH नॉर्मल है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, एकदम से उसको किसी मेडिसिन पर नहीं डालना है, आप थोड़ा वेट कीजिए। अपना जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देखिए, बहुत अच्छे वीडियोस हैं कि जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग को इग्नोर करते हैं या फिर शुरू के 3 दिन की जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो उन 3 दिनों की ब्रेस्ट फीडिंग को इग्नोर करते हैं और कुछ अंधविश्वासों के कारण, तो वो अपने बच्चे की होल लाइफ जो है उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो एकदम से बच्चों को आपको बिल्कुल नहीं डालना है किसी भी मेडिसिन पे, ओरल मेडिसिन पे। आपको सबसे पहले उस बच्चे को सिर्फ अपने स्तनपान से ही उसको कई महीने आप उसके ऊपर रखिए और 3 महीने के बाद आप अगेन उसका टेस्ट करवाइए, देखिए क्या कंडीशन आती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका Q&A है, तब आप उससे पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, फिर मैं आपको उसके आगे का प्रोसीजर बताऊंगी। अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अनीता गुप्ता, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनको जो है थायराइड हुआ था। नाउ इन्होंने क्या किया, थायराइड हुआ इनको और इन्होंने मेडिसिन लेना शुरू किया और अब इनका TSH जो है 5.92 है। तो क्या अब मैं मेडिसिन छोड़ दूँ? देखिए, ये अगर आप मेरे पहले से मेरे व्यूअर्स हैं और आप देखते हैं तो शायद अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको थायराइड के ऊपर दिया है कि जब आप थायराइड का मेडिसिन ले रहे हैं ना, तो वो कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ सिंथेटिक हार्मोन्स हैं T4 के, जो कि आप ले रहे हो। और अगर आप वो हार्मोन्स ले रहे हो तो जब तक वो हार्मोन्स आप लेते रहोगे आपका TSH नॉर्मल आएगा, और जैसे ही वो हार्मोन्स आप लेना छोड़ दोगे उसी समय आपका TSH बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बस इतनी ही स्ट्रेटेजी होती है। हाँ, अगर आप काम करना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करूँगी। आपका TSH क्यों बढ़ा, आपको थायराइड की मेडिसिन क्यों लेनी पड़ी? इसलिए क्योंकि जब प्रेगनेंसी के टाइम पर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो लेडीज़ होते हैं उनके विटामिन D लेवल्स डाउन हो जाते हैं, कई बार कैल्शियम डाउन हो जाता है, कई बार आयरन डेफिशिएंसी, जब देखी जाती है, डॉक्टर्स होते हैं आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन देते हैं उन लोगों को, और फॉलिक एसिड होता है, यानी कि B12 भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसी के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है वो हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार अगर आपकी फैमिली में कोई थायराइड पेशेंट था, प्रॉन है आप, तो आपका TSH बढ़ सकता है। तो आपको उस समय पर अपनी मेडिकेशन जो है सप्लीमेंटेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि आप एकदम से मेडिसिन ले लें। और अगर आज की कंडीशन में भी आप ये ले रहे हैं मेडिसिन और आपके ये नॉर्मल रेंज में थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है थायराइड, तो आपको अगेन अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। आप उसमें आप देखिए आपके जो पैरामीटर्स हैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के, वो कितने नॉर्मल हैं, कौन सी डेफिशिएंसीज आपको है, उसके लिए सप्लीमेंटेशन कीजिए। अगर आपको फिजिकल इश्यूज भी आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा डाइट को भी आप उसमें मेंटेन कीजिए, तो उससे आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो थायराइड हो जाता है, कुछ लोगों का ठीक हो जाता है बाद में, लेकिन कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू ही रह जाते हैं और उसी के साथ वो जीवन भर दवाइयाँ खाते हैं। क्यों खानी है दवाई?
थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करो। मेरे वीडियोस हैं, इतने बने हुए हैं, आप अगर उन वीडियोस को जाकर थोड़ा थोड़ा भी सर्च करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उसको कैसे ठीक करना है। तो ये इसीलिए मैंने जो ये सीरीज़ शुरू की है, ये एक पर्टिकुलर मैं सोच रही हूँ सीक्वेंस बनाऊँ, ताकि कोई जाए ना कहीं, बस इस सीरीज़ को भी देख ले तो भी शायद उसको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर है साहिल अग्रवाल, 1 ईयर अगो T+, जो इनका जो थायराइड था वो 8+ था, और इनका जो अभी है नॉर्मल है, और इनका मतलब ये मेडिसिन ले रहे हैं तो अभी इनका नॉर्मल है, और इनका एंटी TPO भी नेगेटिव है। और कॉन्ग्रेचुलेशन जी आपको, अगर आपका एंटी TPO नेगेटिव है यानी कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। आपका जो थायराइड है वो किसी डिफिशियंसी की वजह से बढ़ सकता है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ सकता है, या फिर रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ सकता है, या फिर बाहर का ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से बढ़ सकता है। इस सीरीज़ में अगर आप हैं तो आपको मैं बता देती हूँ कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी, जब पार्ट 4 ज़रूर देखिए। अपना खाना पीना ठीक कीजिए, आधे से ज़्यादा बीमारियां तभी ठीक हो जाती हैं। देखिए एक चीज़, मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, डिसऑर्डर है एक्चुअली, डिजीज़ बीमारी नहीं है ये। डिसऑर्डर और डिजीज़ में ना थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप अपनी लाइफ को ऑर्डर में ले आते हैं, खाने पीने को ऑर्डर में ले आते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा सही तरीके से अपनी डाइट को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ें पूरी तरीके से रिवर्स हो जाती हैं। फिर दोबारा आपको कभी नहीं जाना पड़ता कि आप, लेकिन जो लोग कई सालों से मेडिसिन खा रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस नहीं है। उनके लिए आप इसको करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आपकी मेडिसिन की डोजेस खत्म हो जाएंगी, सारे सिम्टम्स रिवर्स हो जाएंगे। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो वो शरीर आपका साथ देने लगेगा। आप इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेडिसिन सिर्फ सिंथेटिक हार्मोन है, आपकी बॉडी नहीं बना रही थी, उसने ऊपर से दे दिया, आपने काम चला लिया। लेकिन आपकी बॉडी का, जानते हो एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि क्या थायराइड मेडिसिन जो होती है, या फिर अगर मैं डायबिटीज़ मेडिसिन की भी बात करूं तो क्या डायबिटीज़ की जो मेडिसिन होती हैं वो मतलब हमारे को हार्मफुल होती है हमारे लिए? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। थायराइड हार्मोन नहीं बन रहे, थायरॉक्सिन नहीं बन रहे, आपने थायरॉक्सिन ऊपर से लेना शुरू कर दिया। अब आपका ग्लैंड कहेगा भाई थायराइड तो हार्मोन तो मिल रहा है, मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो काम करना छोड़ देगा। वो मशीनरी है, उसका काम है करना। आप अपने शरीर को ठीक करो और काम करवाओ, ना कि आप बिल्कुल बैक ऑफ द सीट बैठ जाओ कि अब भाई मैं थायराइड की मेडिसिन ले लूँगा या ले लूँगी और बस मेरा तो काम चल गया, TSH नॉर्मल आ गया। शरीर कितना ख़राब हो जाता है कुछ सालों के बाद, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सेम चीज़ डायबिटीज़ के साथ भी होती है। ये भी एक डिसऑर्डर ही है। अगर आपकी बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा हाई है आपके ब्लड के अंदर और आप उसको सप्रेस करने की दवाइयाँ ऊपर से ले रहे हो, तो सोचो आप अपने साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि शुगर जो है ना सप्रेस होकर कहाँ जा रही है, आपने सोचा है कभी? ये सब आपकी बॉडी में ही रहता है। और एक दिन क्या होता है, किडनी पे फ़र्क पड़ गया, आपके रेटिना पे फ़र्क पड़ गया, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका BP हाई हो गया। ये सब क्या है? दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट तो है ये, लेकिन जो सप्रेस आपने किया है ना वो ब्लास्ट करता है फिर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये Q&A आपके बहुत काम का होगा। अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं ना तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए और कल सुबह वेट कीजिए मेरे नए पार्ट 4 का। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay healthy. Bye.